बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हमने जो ENG 201 है उसकी मिड टर्म की प्रिपरेशन देखनी है। इसका सिलेबस मोस्टली आपका 20 लेक्चर्स तक है, लेकिन ये जो मेरे पास फाइल है ये 21 लेक्चर्स 22 लेक्चर्स तक होगी। 20 लेक्चर्स में इस तरह होगा कि 21 बेसिकली एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वो अभी आपका पिछले वाले का यानी 20 का सक्सेसर होगा, तो वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन वीडियो को, लेकिन मेक श्योर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ मज़ीद बता दूं कि ये जो आपके पास है ना इंग्लिश 201 का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में आपने अपने हैंडआउट्स को ज़्यादा प्रेफर करना है, यानी कि इसको पढ़ना है। वैसे तो ये फाइल आपके हैंडआउट से ही मैंने बनाई हुई है और साथ मैंने उसको ओपन भी किया हुआ है, तो लेकिन ये ज़रूर है कि आपने, क्योंकि ना इसमें आपका जो सब्जेक्टिव का सारा पार्ट होता है ना वो आपका आता है ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, या समटाइम एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाता है, उस पैराग्राफ का आपने मेन आइडिया जो है वो लिखना होता है। तो हम दोनों पार्ट इसी वीडियो में कवर कर रहे होंगे। पार्ट 1 यानी सब्जेक्टिव की भी बात करेंगे और पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव की भी बात जो है वो कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जी। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बोथ, यानी किसके पास ये दोनों फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, डेनोटेटिव की भी और कैनोटेटिव की भी, यानी कनेक्टिव और डिनोट करना, उन दोनों की जो फंक्शनैलिटी है वो कंटेंट वर्ड्स के साथ होती है। तो यहाँ पे देखें, ये आपके पास, इसका मैंने साथ साथ पेज नंबर सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि आपको हैंडआउट से पता लग जाए कि कैसे आपके पास जो है वो आ रहे होते हैं। तो देखो यहाँ पे ये आपके पास टोटल एक टॉपिक है कैनोटेशंस का और डेनोटेशंस का। यहाँ पे देखें कंटेंट वर्ड हैव बोथ, डिक्शनरी से हम इसको लिखते हैं, एसोसिएट कर रहे होते हैं। तो ये सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन आपको बता रहा है कि इस तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पे सिंपल इस तरीके से आपको हैंडआउट्स दिखाने का मकसद ये है कि इस तरीके से आप लोगों को जो है वो बताया जा रहा होता है। इस तरह से हैंडआउट्स में जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो भी ये आ सकता है कि अब देखो जैसे वो कहते हैं कि इसमें जो हमारे पास कंटेंट वर्ड्स हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं इन्होंने इटैलिक्स की फॉर्म में। जैसे देखो एग्जांपल है, आई हैव अनकवर्ड सम इंटरेस्टिंग डर्ट ऑन दैट पुलिस ऑफिसर। देखो ये जो DIRT है इसको कहा जाता है कंटेंट वर्ड, ठीक है जी, यानी कंटेंट आप वहाँ पे लिख रहे होते हैं। इसको हम लोग पढ़ते क्या हैं या इसके फंक्शनल वर्ड्स क्या हैं, तो उसको हम आगे जाके फर्दर डिटेल डिस्कशन कर रहे होंगे। बट बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बताने का मकसद है कि प्रिपरेशन वीडियो को देखने के बाद आपने अपनी तैयारी को इस तरीके से स्टार्टअप करना है। तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर प्रिपरेशन कंटेंट और वीडियो। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कंटेंट वर्ड इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज, आपने बताना है कि कौन से इसमें से हम डिफाइन करते हैं। द वर्ड्स वन चूज टू स्टेट वंस मैसेज, आपने ये बताना है कि ऐसे वर्ड जिसको आप वन मैसेज स्टेट की फॉर्म में डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे सिमेंटिक्स है, ये बेसिकली इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है, सिंपल हाँ जो आगे समझाने वाला काम आएगा जैसे प्रोनाउंस वगैरह, कंजक्शंस वगैरह, एडजेक्टिव वगैरह, वो मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल्ड कवर जो है वो करवा रहा हूँ। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास सिमेंटिक्स की फॉर्म में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है जनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न द केयरफुल यूज ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस मीनिंग। हाँ देखें, आपने कब ज़्यादा केयरफुल रहना होता है, जब आप स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपने अपनी टोन को मद्देनज़र रखना होता है। तो वहाँ पे तकरीबन आपकी ये वाला जो स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी है वो राइट ऑप्शन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने ज़्यादा केयरफुल रहना होता है जब भी आप अपने मैसेज को कन्वे कर रहे होते हैं। अभी तक आपने जो ENG 201 के अंदर पढ़ा ना तकरीबन 20-21 लेक्चर्स में, वो आपने अपना मैसेज कैसे कन्वे करना है, 2 लैंग्वेजेस के मैसेज आप कन्वे करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें आप कहते हो कि रिटन फॉर्म में एक मैसेज होता है और एक ओरल फॉर्म में हम कम्युनिकेट करते हैं। रिटन का मतलब आप राइट में करते हैं, ओरल का मतलब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो समथिंग लाइक ये वहाँ से आया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, कहता है इफ़ यू आर राइटिंग अ परसुएसिव मैसेज व्हाट आर द कॉमन वेज टू एस्टैब्लिश योर क्रेडिबिलिटी। आपने ये बताना है जब भी आप परसुएसिव मैसेज को राइट कर रहे होते हैं तो उसमें कॉमन वे क्या है जिसकी मदद से आप उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो देखें जी, इसके अंदर हमारे पास जो कॉमन वे है वो ये है कि आप नेमिंग करेंगे अपने सोर्सेज को जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, यानी आप कोई भी मैसेज अपना डिस्प्ले कर रहे हैं, कोई भी मैसेज अपना, ख्वाह वो रिटन फॉर्म में है या ओरल फॉर्म में है, उसको आपने जहाँ से उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, जैसे फ़र्ज़ कर लें मैंने ENG 201 की प्रिपरेशन वीडियो बनाने के लिए क्या किया जी, हैंडआउट्स को पढ़ा है या पढ़ाया है। तो यहाँ पे मैंने हैंडआउट्स को पढ़ा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने प्रिपरेशन करके मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। मैंने इन्फॉर्मेशन को गैदर किया, कहाँ से गैदर किया, इंटरनेट से गैदर किया, हैंडआउट्स यानी किताब से गैदर किया। तो जब भी आप मैसेज डिस्प्ले करते हैं, बेशक रिटन में है या ओरल में है, आपने ये बात याद रखनी है कि आप अपना मैसेज डिस्प्ले करें इन द फॉर्म ऑफ
एविडेंस कि हाँ भी ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये गलत बात नहीं है, मैंने मेरे पास एविडेंस है, वहाँ से जाके मैंने इस चीज़ को देखा है। फिर आप एक्सपर्ट होने चाहिए जो भी आप डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं। फिर आपका जो मैसेज है वो आपके एविडेंस को सपोर्ट करता हो। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि मैं कहता हूँ जी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अली रात को देर से सोता है, लेकिन अली की मदर कहती हैं कि नहीं वो तो रात को जल्दी सो जाता है। तो देखो मैंने बात ऐसे ही कर दी, अब उसका एविडेंस तो मेरे पास था ही नहीं। हाँ, अगर एविडेंस तब होता जब हम कहते हैं यस अली रात को देर से सोता है, आई आस्क फ्रॉम हिज मदर, मैंने उसकी मदर से पूछा है, देन उसने मुझे बताया है। तो अब यहाँ पे अगर उनकी मदर कहती है यस वो ये ठीक कह रही है, तो दैट मीन्स कि आपके पास एविडेंस था। तो ऑल ऑफ अबव, कोई भी मैसेज आप डिस्प्ले कर रहे हैं, ये इतनी लंबी चौड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देने का मकसद है कि दिस इज बेसिकली समथिंग इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव भी इसी तरीके से आता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन यू मेक योर मैसेज इफेक्टिव। आप अपना मैसेज कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं जनाब। आप अपना मैसेज तभी इफेक्टिव बना सकते हैं जब आपका मैसेज, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके हैंडआउट्स में है वो क्लियर हो, यानी आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, आपके मैसेज में कंसाइजनेस होनी चाहिए, और आपने जो भी बात करनी है वो प्रैक्टिकल बेस के ऊपर कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तो ये आपके पास राइट ऑप्शन बन जाएगा कि आप जब भी कोई बात करें वो क्लियर हो। जैसे में हम कहते हैं जी वो एक लड़का है, सिंपल आपको बात समझ आ गई कि उसका जेंडर एक मेल है। अब मैं कहता हूँ जी हाँ जी ये एक जो है वो लिविंग थिंग है और इसका जेंडर जो है वो मेल है, इसलिए हम इसे लड़का कहेंगे। तो देखो मैंने 3-4 सेंटेंसेस की, एक सेंटेंसेस की बात मैंने 3-4 जो है वो सेंटेंसेस में आपको इनडायरेक्टली तौर पे बताई, तो ये आपका मैसेज अफेक्टिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, विच सेक्शन ऑफ रिज्यूम, रिज्यूम क्या होता है, सीवी को रिज्यूम कहते हैं, रिज्यूम क्रिएट करता है डिसएग्रीमेंट अमंग एक्सपर्ट्स। देखें जी, जब भी आप अपना मैसेज रिटन फॉर्म में देते हैं, यहाँ पे सब्जेक्टिव भी आपको साथ साथ प्रिपेयर करवा रहा हूँ। सब्जेक्टिव में इस तरह पूछा जा सकता है कि आप रिज्यूम में अपना मैसेज क्या देते हैं, रिटन ऑरल। देखो आपको नाम से पता लग रहा है कि हम सीवी देते हैं, तो सीवी में हम अपना मैसेज रिटन फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे ज़्यादा उसमें डिसएग्रीमेंट चीज़ें क्या हैं, तो सबसे ज़्यादा डिसएग्रीमेंट है करियर का ऑब्जेक्टिव। स्किल भी अच्छी है, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, लेकिन अब जो डिसएग्रीमेंट है वो ये है कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं लिखा हुआ, आपने लिखना कुछ और था लेकिन आप इनडायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप प्रिसाइज बात नहीं कर रहे हैं, तो दिस वन इज द राइट ऑप्शन। फिर उसके आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन व्हेन रिटन या राइटिंग रिकमेंडेशंस लेटर्स। लेटर क्या होते हैं, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लें। लेटर हमेशा हम लोग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं आपने ये बताना है कि इसमें दिए गए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी रिकमेंडेशन है जो कि आपने अपने लेटर में करनी होती है। तो देखिए जी, इंक्लूड ओनली, वही बात दोबारा, इंक्लूड ओनली रेलिवेंट एंड एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। आपने रेलिवेंट और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को ही लिखना होता है, इसके अलावा आपने कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पास आउट नहीं करनी होती है। उसके आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन। आपने बताना है टेक्निकल कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव कब होती है, जब आप ओरल कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में आपके पास ये फैसिलिटी होती है कि आप व्यूवर्स के साथ या आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपनी ऑडियंस के साथ, तो वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। क्योंकि अगर कोई चीज़ उनको समझ नहीं आई, जैसे कंप्यूटर की बात कर लें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर लें, तो वहाँ पे अगर किसी भी बंदे को कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं अपने इंस्ट्रक्टर से या रिप्रेजेंटेटर से, तो वहाँ पे उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड बी यूज ड्यूरिंग बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस। आपने बताना है कि ये जो आपके पास ऑप्शन है ये कौन सा यूज़ किया जाएगा बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस के दरमियान। तो ये बेसिकली बायोस फ्री लैंग्वेजेस होती हैं जो कि हम बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं। ये सिंपल एक मतलब आप कह लें कि ये सिंपल एक मैसेज है जो कि कन्वे करना होता है, तो सिंपल बायोस फ्री लैंग्वेज इज़ द राइट ऑप्शन। इसमें एज सच कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है जो मैं आपको समझाऊँ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट इमेंस डिफरेंस बिटवीन क्लास रूम कम्युनिकेशन एंड जॉब। आपने ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट इमेंस डिफरेंस, यानी कि क्या एक मेजर डिफरेंस है क्लासरूम में और कम्युनिकेशन की जॉब में। देखिए जी, साइज ऑफ ऑडियंस का बेसिकली एक मेन डिफरेंस है। हाँ, एज ऑफ ऑडियंस ये भी आप कर सकते थे, लेकिन ये भी होता है कि हमारे पास जो क्लास है, जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी आ रहे होते हैं, लाइक 50+ 40+, तो ये इन सेंस हमारे पास कोई रिकमेंडेशन नहीं रह जाती है। लेकिन हम सोच सकते हैं, बीइंग अ स्टूडेंट आपके ख्याल आ सकता है माइंड में कि दिस वन इज़ द राइट ऑप्शन, बट एज ऑफ ऑडियंस इज़ नॉट द मेन डिफरेंस बिटवीन द क्लास एंड द जॉब कम्युनिकेशन।
फिर बिहेवियर ऑफ ऑडियंस, ये भी हो सकता था, लेकिन वही बात है कि आपस में अगर आप कोलीग्स बात कर रहे हैं तो आप बीइंग अ फ्रेंड भी बात कर सकते हैं। हाँ, साइज ऑफ ऑडियंस, ये आपके पास एक मेजर इशू है, नन ऑफ द अबव इज नॉट द राइट ऑप्शन। ठीक है जी। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट implications of a word or a suggestion separate from the usual। कोनोटेशन जो होते हैं वो उसकी सिंपल एक सजेशन है जो कि आपको यहाँ पे दी जा रही है कि जिसमें आप अपने वर्ड्स को और अपने सजेशन यानी कि आप सेपरेटली अनयूजुअल वे में वहाँ पे प्रोवाइड जो है वो कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ऑर्गेनाइज्ड बाय डायरेक्ट अप्रोच एंड रिसीव अ फेवरेबल रिएक्शन। अच्छा जी, इसमें देखें कह रहा है कि ऐसा कौन सा हमारे पास ऐसी कौन सी डायरेक्ट अप्रोच है जिसमें हम अपने फेवरेबल रिएक्शंस को रिसीव कर रहे होते हैं, वो हमारे पास गुड न्यूज़ मैसेज है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो गुड न्यूज़ मैसेज है ना वो आप डायरेक्टली भी कन्वे कर सकते हो। ये भी आपके हैंडआउट्स में लेक्चर नंबर आई थिंक 11-12 में कहीं ना कहीं मैंने पढ़ाया था, तो ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आता है ना आपके ऑब्जेक्टिव का, वो ये आता है कि हम अपनी बैड कम्युनिकेशन को क्यों नहीं डायरेक्टली जो है वो कर सकते हैं। देखें, हम यहाँ पे चलते हैं और हम यहाँ पे कंट्रोल एन कर लेते हैं। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि सब्जेक्टिव पार्ट में किस तरह चीज़ें जो है वो आ रही होती हैं, हम उसको देखते हैं। देखें जी, हमने इसमें ये बात याद रखनी है कि जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें ये पार्ट पूछा जा सकता है कि गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ इनमें क्या फ़र्क है। देखो, गुड न्यूज़ आप डायरेक्टली कन्वे कर सकते हो, या आप लिख सकते हो कि जो गुड न्यूज़ है वो हम डायरेक्टली यहाँ पे कन्वे कर सकते हैं, लेकिन जो बैड न्यूज़ है वो हम इनडायरेक्टली कन्वे करते हैं। ठीक है जी। अब हम वो इनडायरेक्टली क्यों कन्वे करते हैं, क्योंकि उसका हमें ये होता है कि हमने उसको इनडायरेक्टली इसलिए कन्वे करना है ताकि अगला बंदा जो है उसके दिल में या उसको कोई बात बुरी ना लग जाए। जैसे मैं कहता हूँ फॉर सपोज, चूँकि बिजनेस की टोटली बात हो रही है, हम यहाँ पे ये कहते हैं कि गुड न्यूज़ हमारे पास ये है कि हमें प्रॉफिट हुआ। तो देखो, अगर आप पार्टनर हो मेरे तो मैं आपको बता दूं यस हमें यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो दिस इज़ द गुड न्यूज़। फर्स्ट कर लें खुदा ना खास्ता किसी को अगर नुकसान हो गया तो हम कहते हैं जी नुकसान हुआ, ये हम नहीं कह सकते। हम ये कहेंगे कि हमें जो है वो इस हमने रूल को जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो हमें शायद उसकी वजह से, या मार्केट कम्पिटेटिव बहुत ज़्यादा थी उसकी वजह से हमें इतना फ़ायदा नहीं हुआ, हमें लॉस हो गया। तो देखो, मैंने डायरेक्टली आपको बताया, रीजंस बताई कि हाँ ये वो बेसिक वजूहात हैं जिन बेसिक वजूहात की बेस के ऊपर हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हमें नुकसान हुआ है। तो ये वो डायरेक्टली मैसेज को कन्वे करने का तरीक़ेकार है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपने मैसेज को कन्वे करना है। तो आपने जो डायरेक्ट अप्रोच यूज़ करनी है वो आपने यूज़ करनी है जी गुड न्यूज़ में, और इनडायरेक्ट अप्रोच आपने करनी है बैड न्यूज़ में। इन दोनों को आपने याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रियल बट अननेम्ड रीडर्स। आपने, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने ये बताना है कि कौन से रियल रीडर्स है लेकिन वो अननेम होते हैं, तो वो पेंटम रीडर्स होते हैं। ये पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है आपका क्वेश्चन। हाउ मेनी एक्सपेक्ट्स डज एक्यूरेसी हैव। कितने एक्सपेक्ट्स होते हैं जी एक्यूरेसी के? 3 होते हैं। ठीक है। फिर व्हाट कैन बी कंसीडर्ड एज द हार्ट ऑफ द रिपोर्ट। आपने बताना है कि रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन जो होता है रिपोर्ट का वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपने बताना होता है कि व्हाट इज़ बेसिकली द मेन पर्पस, कि मैं इस रिपोर्ट को क्यों लिख रहा हूँ। तो पर्पस समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिपोर्ट। फिर उसके आगे व्हाट इज़ द लास्ट थिंग यू नीड टू डू बिफोर यू गेट रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट योर डॉक्यूमेंट। कहता है कि आपने वो ऐसी कौन सी चीज़ करनी है जिसकी मदद से आप रेडी रहेंगे, आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को, तो वो प्रूफ रीडिंग है। प्रूफ रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लास्ट में करते हैं। इसको आपने यहाँ से याद रखना है कि हमने लास्ट में कौन सी चीज़ करनी होती है, वो प्रूफ रीडिंग। यानी कि मैंने अपना पूरा डॉक्यूमेंट बना लिया, अब मैंने ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, क्या इस पूरे डॉक्यूमेंट को मैंने क्या ठीक लिखा है, क्या इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, या इसमें कोई इस तरह की मिस्टेक तो नहीं होगी जो मुझसे बाय मिस्टेक होगी, कोई स्पेलिंग मिस्टेक। तो प्रूफ रीडिंग समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आपको के लास्ट में आपने क्या करना है, जब भी आप रिटर्न वाला काम करेंगे तो वो प्रूफ रीडिंग आ जाएगा। और अगर सब्जेक्टिव पूछा जाए कि प्रूफ रीडिंग होती क्या है, जो कि पूछा भी जाता है, तो आपने यही कहना है कि प्रूफ रीडिंग का मतलब कि मुझे अपना डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना है, अगर कोई मिस्टेक है तो मैं उसको ठीक कर लूँगा, और अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो मैं उसको आगे फर्दर फॉरवर्ड कर दूँगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एन एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन। आपने बताना है कि एक्सटर्नली बिजनेस कम्युनिकेशन में हम लोग क्या यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें इंक्वायरी लेटर है। इंक्वायरी लेटर हमेशा हमारे पास इंटरनली यूज़ होता है, क्योंकि अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड हो गया तो उसकी इंक्वायरी हो रही है, तो वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं हो सकती।
फिर करिकुलम वाइट, ये भी हमारे पास इसी में होता है, करिकुलम एक्टिविटीज़ जो होती हैं, वाइट क्लास होते हैं। फिर हमारे पास कंप्लेंट लेटर हैं, ये भी लेटर हमेशा आपने याद रखना है इसी कैटेगरी के हमारे पास इंटरनली यूज़ हो रही होती हैं, जबकि मेमोरेंडम जो है वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपने बताना जी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। टू डी कोड अ मैसेज इनटू, आपने डी कोड करना है मैसेज को, तो वो कैसे करेंगे, इंटरप्ट अ मैसेज, आप सिंपल ये एक लाइन है, इंटरप्ट करेंगे मैसेज को तो आपका मैसेज डी कोड हो जाएगा आपके हैंड आउट से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ विजुअल एड इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट इफेक्टिवली। अच्छा, आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या है अगर हम किसी भी किताब को या किसी भी चीज़ को विजुअली फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। देखें, विजुअल एड का मतलब होता है तस्वीरी शक्ल में या कोई ग्राफिकल शक्ल में। तो ग्राफिक्स को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, प्रोजेक्शन यानी साया वगैरह, यानी इसमें ये होता है कि आप किसी भी चीज़ की अहमियत पे रोशनी डालते हैं तो वो बेसिकली प्रोजेक्शंस की फॉर्म में आता है। फिल्म और वीडियो भी आपकी टोटली विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। लेकिन जो हैंड आउट्स हैं, जैसे देखें मैंने ये हैंड आउट्स अपने सामने ओपन किए हुए हैं, अब ये जो हैंड आउट्स हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ग्राफिकल फॉर्म में नहीं दिखा सकता, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर मैं दिखाऊंगा भी तो इसकी इतनी लंबी चौड़ी पिक्चर बन जाएगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि सर ने क्या दिखाया हुआ है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजुअली मोर वाइविड देन द लॉन्ग वंस एंड इम्प्रूव थ्रेडेबिलिटी ऑफ आर डॉक्यूमेंट। आपने बताना है कि क्या ऐसी कॉमनली चीज़ है जो कि आपकी थ्रेडेबिलिटी को यानी आपकी डॉक्यूमेंट की क्वालिटी को इंक्रीज करती है, तो वो शॉर्ट वर्ड्स हैं। शॉर्ट वर्ड से आप अपनी बात को बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। आप एक दफ़ा उसको एब्रीवेशन लिखें, जैसे फ़र्ज़ कर लें हम लिखते हैं फॉर सपोज, जिस तरह कोई भी हमारे पास है, जैसे ENG है तो ENG स्टैंड फॉर इंग्लिश, लेकिन आपने इसको एक दफ़ा लिख दिया इंग्लिश तो ये आपके पास एक शॉर्टेस्ट फॉर्म जो है वो बन जाएगी। शॉर्ट वर्ड से आपका जो मैसेज है वो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं हो रहा होता। ये आपके MCQs के वैसे भी इंपॉर्टेंट और आपके सब्जेक्टिव के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। फिर विच फॉर्मेट शुड बी यूज इफ द डॉक्यूमेंट विल बी सेंड टू द आउटसाइड इंडिविजुअल्स। मैंने आपको पहले भी ये बताया कि अगर आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बात करेंगे तो वो आपके लेटर्स चलते हैं, और अगर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बात करेंगे तो वो आपके मेमोज चलते हैं। ठीक है। फिर विच क्वेश्चन इज यूज टू आस्क अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस। अब रेसिडेंशियल स्टेटस यानी आप कहाँ रहते हैं, सिंपल है ना, आप कहाँ रहते हो। तो देखें वेयर आर यू या वेयर आर योर फॉर्म या वेयर आर यू फॉर्म, तो ये आप वेयर आर यू फ्रॉम सॉरी, तो ये बेसिकली आपका एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा रहा होता है। ये भी आपके हैंड आउट से आया हुआ है, तो मेक श्योर आपने इसको भी याद रखना है। दिस इज ऑल्सो वेरी रेपिटेटिव क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 23, हाउ कैन यू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसाइज। आप अपनी कंसाइज स्टेटमेंट कैसे रख सकते हैं। देखो ये आपके पास है, ये आपके पास मस्ट है कि पेपर में लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है। तो देखें जी, आपने कंसाइज करना है अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी चीज़ों को, तो कैसे किया जा सकता है कंसाइज आपके पास। तो देखें, दे आर ओनली 4 रूल्स ऑफ आवर कंपनी एंड एवरी एम्प्लॉय इज बाउंड टू फॉलो दीज रूल। देखो इसका कहने का मतलब है कि 4 रूल्स हैं जी मेरी कंपनी के, हमारी कंपनी के 4 रूल्स हैं और हर एम्प्लॉय उसको फॉलो करने का पाबंद है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते थे, देर आर 4 रूल्स डेट मस्ट बी ऑब्जर्व। 4 रूल्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं। अब देखो, अब दूसरे ऑप्शन क्यों नहीं सिलेक्ट किए, 4 रूल मस्ट बी ऑब्जर्व। भाई 4 रूल्स तो हैं, मस्ट बी ऑब्जर्व करने हैं, लेकिन किसने ऑब्जर्व करने हैं ये आपने नहीं बताया। यू मस्ट फॉलो द रूल्स, हाँ आप ये कह सकते थे कि आप मस्ट फॉलो करें रूल्स को, लेकिन कितने रूल्स हैं वो आपने यहाँ पे नहीं बताए हुए, तो ये भी आपका गलत हो गया। फिर फॉलो द रूल, ओके फॉलो करें रूल को, लेकिन कितने रूल्स हैं या कौन से रूल्स फॉलो करने और किस किस बंदे ने फॉलो करने वो आपने नहीं बताया। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो ये वाला, देयर आर 4 रूल्स दैट मस्ट बी ऑब्जर्व। फिर उसके आगे क्वेश्चन नंबर 24 जनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रमोटेड बाय सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज। आप क्या सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज में प्रमोट कर रहे होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, या शायद दूसरा तीसरा क्वेश्चन था। स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी को आप जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं कि आप बड़ी क्लैरिटी के साथ एक स्टाइलिक वे में बता रहे होते हैं कि ये एक काम है, जैसे मैं आपको इस टाइम ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल, मैं आपसे कोई ना इधर की बात करूँ ना उधर की, मैं डायरेक्टली आपसे बात करूँ आपके सब्जेक्ट की। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ब्रीफ इनफॉर्मल रिपोर्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ब्रीफ रिपोर्ट होती है वो मेमोरेंडम्स होते हैं, तो यहाँ पे मेमोरेंडम इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। सेलेक्ट द स्टेटमेंट अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट इज नॉट ट्रू। आपने बताना है कि ऐसी कम्युनिकेशन जो है वो आप सेलेक्ट करें जो कि ट्रू नहीं है। देखें जी, कम्युनिकेशन टेक्स मैनी फॉर्म ओरल एंड कंप्यूटर। देखो ये बात ठीक है, कैसे, कंप्यूटर सिर्फ इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, आप बात कर सकते हो थ्रू कंप्यूटर, तो ये बात ठीक है। कम्युनिकेशन इज वाइटल टू एवरी पार्ट ऑफ बिजनेस, यस, जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी तब तक आप कैसे अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। फिर
योर परफॉर्मेंस इन बिजनेस विल नॉट बी जज बाय योर कम्युनिकेशन एबिलिटी। हाँ, ये ज़रूरी है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है बिजनेस के अंदर, सिर्फ कहता है विल नॉट बी जज। अगर इसने यहाँ लिखा होता ना विल बी जज, तो ये बात गलत थी। विल नॉट बी जज बाय योर कम्युनिकेशन एबिलिटी, कहते हैं कि आपको सिर्फ आपके कम्युनिकेशन बेस के ऊपर जज नहीं किया जा सकता, तो ये बात ट्रू है। फिर परफॉर्मेंस इज जज बाय द कम्युनिकेशन एबिलिटी, हाँ ये बात भी ठीक है, लेकिन आपने ये बताना जो कि ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि परफॉर्मेंस आपकी, मैं आपसे कहता हूँ जी, फर्ज कर लें एक आप प्रोग्रामर हैं या आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करते हैं, आपको मैं कहता हूँ आपने कैसे प्रोग्राम लिखा आप मुझे एक्सप्लेन करें, आप मुझे एक्सप्लेन करोगे करके, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मैं कहूँगा मुझे लगता है आपने प्रोग्राम लिखा ही नहीं, अगर क्योंकि आपके पास नॉलेज होगा तो आप बात करेंगे ना। तो ये आपके पास यहाँ पे दिस वन इज द राइट ऑप्शन, कि आपकी परफॉर्मेंस को सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन बेस के ऊपर नहीं जज किया जाता, आपके काम को देखा जाता है, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क को देखा जा रहा होता है। फिर उसके आगे बेस्ड लैंग्वेजेस जो कि अपॉन ऑफेंड करती हैं ऑडियंस को, बेस करती हैं किसके ऊपर जी, जेंडर के ऊपर और कल्चर के ऊपर। क्योंकि जो आपके पास लैंग्वेजेस है ना, यानी कि जैसे आप फर्ज कर लो आप एक रिप्रेजेंटेटर हो, रिप्रेजेंटेटर का मतलब आप स्पीकर हो, बोलने वाले पर्सन हो, आपके सामने ऑडियंस है, तो वहाँ पे आपने डाइवर्सिटी का बड़ा ख्याल रखना होता है। डाइवर्सिटी क्या होती है आगे जाके हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आफ्टर ऑल फाइनल टर्म में। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है जनाब, वाई इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सजेशंस और ऑब्जेक्टिव शुड बी रिटन। कहता है कि हम क्यों ये सारी चीज़ें लिखते हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन आता है, सजेशन आता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, आप अगर कोई भी मैसेज लिखने लगे हो तो आपने पहले उस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि आया वो चीज़ ठीक भी है या ठीक नहीं है। फिर उसके आगे आप बताते हैं जनाब कि सजेशंस दे रहा हूँ मैं। अब आप जारी बात है तभी सजेशन दोगे ना जब आपके पास नॉलेज होगा, और फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को बयान करते हो, तो ये क्या, ये आपका एक परमानेंट रिकॉर्ड बना देता है कि आपके पास नॉलेज है। फिर विच 3 टाइप्स ऑफ रीडर्स यूजुअली एग्जिस्ट, आपने बताना है 3 तरह के रीडर होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट इट सेल्फ क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजुअली रीडर्स एग्जिस्ट, तो 3 तरह के रीडर्स हैं। कौन कौन से होते हैं जी, एक हमारे पास होता है पेंटम रीडर्स, जो कि अभी हमने पढ़ा पीछे कि वो रीडर वो वाले होते हैं जो कि सिर्फ बेनाम होते हैं, यानी कि आपके मैसेज को पढ़ने वाले होते हैं। जैसे अब ये हैंड आउट जिसने लिखी है, अब आप लोग उसको पढ़ रहे हैं, अब रीडर को या राइटर को तो नहीं पता होगा ना कि आप लोग, यानी कोई एक अली नाम का बंदा होगा जो पढ़ रहा होगा, या कोई एक साकिब नाम का बंदा होगा जो पढ़ा रहा होगा, या कोई एक मुजम्मिल नाम का बंदा होगा जो पढ़ रहा होगा, या कोई आयशा नाम की लड़की होगी। तो ये तमाम चीज़ें पेंटम रीडर के अंदर आते हैं कि राइटर को पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ पर उसका रीड किया हुआ, या सॉरी उसका राइट किया हुआ पढ़ा जा रहा है। फ्यूचर रीडर्स, ये वो रीडर होते हैं जो कि फ्यूचर में पढ़ते हैं। जैसे अभी देखें मैं फ्यूचर रीडर हूँ क्योंकि मैं इसको आगे पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। फिर कम्प्लेक्स रीडर, ये वो रीडर हैं जो कि मिस्टेक्स निकालते हैं, ज़रा कम्प्लेक्सिटी के साथ आपने जो लिखा है उसको फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको हर चीज़ से, हर एंगल से देखने की कोशिश जो है वो की जा रही होती है। फिर उसके आगे यूजली गुड विल लेटर एंड रिटर्न, आपने बताना है ऐसा कौन बंदा है टू होम यूजली गुड विल लेटर आर रिटर्न, यानी कि ऐसे कौन से बंदे हैं जिनके लिए हम मोस्टली लेटर्स को लिख रहे होते हैं। तो हम इसका ताल्लुक भी आपके एक ही कॉन्सेप्ट के साथ है। एक कॉन्सेप्ट को इसने कितनी दफ़ा पूछा हुआ है जी, 4-5 दफ़ा पूछा हुआ है। देखो रिटर्न आप लेटर करते हो किसके लिए, ऑब्वियसली आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कौन है, आपके लिए कस्टमर्स हैं, तो कस्टमर इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि देखें आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और आप अपना कोई सामान लिखते हैं, तो उस सामान में आप कोई मैसेज लिखना चाहते हैं कि आपने इस प्रोडक्ट को ऐसे 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 यूज़ करना है, तो आप यूजुअली उसके लिए लिखेंगे ना कि हाँ जितनी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन होगी उतना अच्छा हमारे पास काम होगा, उतना अच्छा कस्टमर समझ पाएगा। तो कस्टमर इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। उसके आगे जनाब, इफ़ योर मैसेज इज स्पेसिफिक डेफिनेट एंड विविड, आपका अगर मैसेज एक स्पेसिफिक या डेफिनेट है तो आपने बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल आप फॉलो कर रहे हैं, तो वो करेक्टनेस का है। कंक्रीटनेस में क्या होता है, आप एक स्पेसिफिक मैसेज को डिस्प्ले करवा रहे होते हैं और उसमें अपना मैसेज जो है बड़ा रैपिडली और बड़ा एक अथेंटिकेशन के साथ आप रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कौन सी ऐसी गाइडलाइन है जो कि आपने फॉलो करनी जब आप इंश्योर करेंगे कर्टेसी को, तो देखें जी कर्टेसी को इंश्योर करने के लिए आपको सिंसियर भी रहना पड़ता है, आपको टेक्टफुल भी रहना पड़ता है, और दूसरा आपने अपने एक्सप्रेशंस को जो है वो मोस्टली रिस्पेक्ट के साथ, कर्टेसी है ना, कर्टेसी से मुराद कि आपने इज्जत देनी है अपने से सीनियर्स को, अपने से छोटों को आपने जो है वो ज़्यादा प्रेफर करना है, उनकी बात बड़े सुकून से अच्छे तरीके से सुननी है। तो ऑल ऑफ अबव बेसिकली इज द राइट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 33 जनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इनेबल यू टू एवेल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ योर मैसेज, तो फीडबैक है कि एवेल्यूएट करना है आपने अपने मैसेजेस को, आपने कोई चीज़ कन्वे कर दी, तो अब आपने कन्वे, जैसे मैंने आपको कन्वे की है जनाब, मैंने पूरी एक वीडियो बना दी, अब मैंने इस वीडियो में
ये जो कंटेंट उठाया है या ये जो फाइल है ये बेसिकली जुनेद की फाइल है। अब इस जुनेद की फाइल को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, मैंने आपको बताया है कि मैं इसको ये इसका मतलब है या इसमें ये ऑप्शन ठीक है या ये ऑप्शन गलत हो सकता है। तो ये तमाम तर चीज़ें बेसिकली फीडबैक है। अब आप जब मेरी इस पूरी वीडियो को सुन लेंगे तो इस पूरी वीडियो को सुनने के बाद आप कहेंगे यस सर हमें अच्छी तरह समझ आ गई है, वेल डन। तो आप मुझे फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको क्या बता रहा है 34 में, ओके इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ मीटिंग अनसक्सेसफुल। आपने बताना जी अनसक्सेसफुल मीटिंग आपकी कब हो सकती है, जब आप होल्ड करते हैं अपनी मीटिंग को मेमोस के ऊपर और अदर बिजनेस शुड बी हैव डन टू द जॉब। देखें इसमें ये ऑप्शन है कि आपकी मीटिंग तब अनसक्सेसफुल होगी जब आप उसको सीरियस नहीं लेंगे। तो उसके हिसाब से ये है कि आप मीटिंग को होल्ड पे लगा रहे हैं, आप अदर बिजनेसेस को प्रेफर कर रहे हैं, आप अपनी जॉब को प्रेफरेंस में लेके नहीं आ रहे हैं। अच्छा जी, डेनोटेटिव का मीनिंग क्या होता है? डेनोटेटिव का मीनिंग है इट रेफर टू द लिटरल वर्ड ऑफ मीनिंग। ये रेफर करता है जो लिटरल मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी कि डिनोट कर रहा होता है, चीज़ों को दिखा रहा होता है। फिर उसके आगे सी एस, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन में स्पेशली, बल्कि 100% चांस है ये आ सकता है। वेयर कैन वी अप्लाई 7 सीज। अब 7 सीज क्या होते हैं? ये कहता है जी राइट द नेम ऑफ 7 सीज। आपका शॉर्ट क्वेश्चन है ये, इसको भी जाके हैंड आउट से देखते हैं। टू रिटन और ओरल कम्युनिकेशन, आपने जो 7 सीज हैं जिसमें आपकी कम्युनिकेशन आती है, करेक्टनेस आती है, कंक्रीटनेस आती है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको आगे जाके समझाता हूँ और बताता भी हूँ कि क्या होती हैं। कंसाइजनेस आती है। तो ये 7 सीज हैं, ये कहाँ पे अप्लाई करने हैं आपने? ओरल में और रिटन कम्युनिकेशन में। लेट्स गो टू द हैंड आउट्स फॉर द कॉन्सेप्ट और सब्जेक्टिव पार्ट को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं, तो उसको देखते हैं वहाँ जाके। अच्छा जी, यहाँ पे ना ये आपके तकरीबन लेक्चर नंबर 8, 9, 10, 11 ये सारे 7 सीज के हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको देना है ना वो ये देना है कि बेसिकली 7 सीज का मतलब क्या है। तो देखें इसका जो टोटल मतलब है वो ये बनता है, मैं आपको डायरेक्ट उसी पेज के ऊपर लेके जाता हूँ। देखिए जी, ये आपको मिलेंगे पेज नंबर 49 के ऊपर। द लेक्चर इज आई थिंक 8 7 सीज ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छा जी, आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं? ये MCQs था, तो ये देखें फर्स्टली आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये आपका था MCQs में आने वाला क्वेश्चन, जो मैंने आपको बता दिया कि रिटर्न में भी और ओरल में भी। अब आपको सब्जेक्टिव में क्या पार्ट आएगा? राइट द 7 सीज नेम ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छा, अफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है? देखो, अफेक्टिव कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जिसमें ये 7 पॉइंट यूज हो रहे हैं। बेसिकली दैट इज कॉल्ड द अफेक्टिव कम्युनिकेशन। अफेक्टिव कम्युनिकेशन में देखो यहाँ से उसने उठाया हुआ क्वेश्चन आपका, जो मैंने आपको अभी MCQs में बताया। अब 7 सीज ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे पहला पॉइंट आता है जी कंप्लीटनेस का। आप जो भी बात कर रहे हो ये आपने लिखना भी है। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन में दे ना कि आपने 7 सीज में से कोई भी 2 डिफाइन करने हैं, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ यही आपने वहाँ पे अपनी सेल्फ राइटिंग में लिखना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये नहीं कहना कि पता नहीं सर हमें इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती। तो क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी कभी भी आपसे डिमांड नहीं करती कि आप एक हाई फाई लैंग्वेज लिख के दिखाएं। हाँ, इतना ज़रूर हो कि आप अपनी बात आगे कन्वे करने के काबिल हो जाओ। कंप्लीटनेस या मैसेज जो भी कन्वे कर रहे हो आप वो कंप्लीट होना चाहिए। कंसाइजनेस, जो भी आप मैसेज दे रहे हो उसमें कंसाइजनेस, यानी कि आपने ये बात याद रखनी है कि वो मैसेज ज़्यादा डिटेल या ज़्यादा लंबा चौड़ा ना हो। जैसे मैं आपको इसकी मिसाल कुछ यूँ दूंगा, फ़र्ज़ कर लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैंने अपना कंप्यूटर का होमवर्क कंप्लीट कर लिया। देखो ये मेरी बात कंप्लीट है। कैसे? मैंने आपको बताया मैंने अपना कंप्यूटर का होमवर्क कंप्लीट कर लिया। अगर मैं कहता ना मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तो अब आपके लिए ये इनकम्प्लीट थी। किस सब्जेक्ट का होमवर्क? तो पहली बात यहाँ पे कंप्लीटनेस की आ गई, उसकी एग्जांपल होगी मैंने अपना कंप्यूटर का। तो मैं अगर कंप्यूटर का ना लगाता तो वो कंप्लीटनेस में नहीं आता। कंसाइजनेस, अब मैं देखो एक बड़े आपको एक ही जुमले में बता रहा हूँ मैंने अपना कंप्यूटर का होमवर्क कंप्लीट कर लिया। अब ये कब कंसाइजनेस ना रहता, ये कब कंसाइज मैसेज ना होता? जब मैं कहता मुझे अपना होमवर्क मिला था कंप्यूटर का और मैंने उसको देखा, मैंने कहा अच्छा मैं रात को करूँगा, और फिर मैंने कहा चलो ठीक है रात को कर ही लूँगा। फिर मैंने उसके बाद रात हो गई और मैंने उसको कंप्लीट किया। देखें ये कितनी नॉनसेंस टाइप बातें हैं जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये कंसाइज मैसेज नहीं है। कंसीडरेशंस, आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो उसको कंसीडर करो हर एंगल से। उसको आप बताओ, इसको आपके पास प्रूव होना चाहिए। आपने हवाओं में बातें नहीं करनी, आपने एथेंटिक और अच्छे तरीके से हर चीज़ को एक्सप्लेन करना है। करेक्टनेस, जो भी आप कर रहे हो, सॉरी कंक्रीटनेस, जो भी आप कर रहे हैं वो कंक्रीट होनी चाहिए, यानी कि उसमें
ऐसी लैंग्वेजेस मौजूद होनी चाहिए, ऐसी बातें, ऐसे वर्ड मौजूद होने चाहिए जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल को डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे। क्लैरिटी यानी आपका मैसेज बड़ा क्लियर होना चाहिए, जो कि आपको पता है कि ये बेसिकली उसका जो कंसाइजनेस और कंप्लीटनेस है उसी का एक अगला पार्ट है। कर्टसी, कर्टसी का मतलब आपने आपकी लैंग्वेज में बात करनी, जैसे मैं इस टाइम आपसे कर रहा हूँ। अब हाँ, अगर मेरा कोई दोस्त होता तो मैं उससे तू ता की लैंग्वेज में बात कर सकता था, लेकिन यहाँ पे देखो आप कर्टसी या आप रिटन और ओरल मैसेज लिख रहे हो तो आपने कर्टसी का ख्याल रखना है, लोगों को इज्जत देनी है। और करेक्टनेस, करेक्टनेस भी बेसिकली वही चीज़ है कि आपने हर चीज़ को, हर एंगल को जो भी बता रहे हो वो करेक्ट बेस के ऊपर बताना है। ऐसा ना हो कि आप कहीं 2 + 2 5 होते हैं, हालांकि होते हैं वो 4 हैं। तो आपने हर चीज़ को एक्सप्लेन करना है, हर चीज़ को आपने अच्छे तरीके से सुनना है, उसके बाद आपने अपने मैसेज को डिस्प्ले करना है। तो ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आ सकते थे यहाँ से, जो मैंने आपका सब्जेक्टिव पार्ट भी क्लियर करवा दिया। फिर कैसे क्रेडिबिलिटी करेंगे, कम्युनिकेशन कम्युनिकेट करेंगे हम सिस्टमेटिकली। देखें जी, जब भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं सिस्टमेटिकली तो आपने अपने कम्युनिकेट करना होता है अपनी तमाम तर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को। दिस वन इज़ द राइट ऑप्शन। फिर उसके आगे वाइल राइटिंग परसुएसिव मैसेज। परसुएसिव मैसेज का बेसिक मतलब यही है कि आप एक मैसेज, एक अच्छा मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है, या आपने किस तरह से अपनी ऑडियंस को याद रखना है। कीप इन माइंड नहीं कहता कि अपनी ऑडियंस का नॉलेज भी आप लोगों ने याद रखना है कि आपकी ऑडियंस का नॉलेज कितना है। तो देखें जी, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट यहाँ पे है नीड्स। आपकी ऑडियंस आपको सुनने क्यों आई है। जैसे आप फ़र्ज़ करें आप मेरी ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप मेरी इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपको अब इस जो इंग्लिश 201 सब्जेक्ट है उसका नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। तो मेरा काम ये बनता है कि मैं यहाँ पे स्पीकर हूँ और आप सब ऑडियंस हैं, तो आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं। तो मैं आपको ना इधर की बात करूँ ना उधर की, यानी मैं आपको ये ना कहूँ जी मुझे तो सारा कुछ आता है, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, या मैं आपको कोई अपने घर की बात खोल के यहाँ पे सुनाने बैठ जाऊँ। आप सुनने इसलिए आए हैं कि भाई सर हम इंग्लिश की तैयारी करवाएंगे। इसी तरह मेरी ये जो लाइव क्लास हो रही है इस टाइम पे, वो मुझे इसलिए सुन रहे हैं कि हाँ भी उन्होंने प्रिपरेशन करनी है फॉर द पेपर। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास एक मैसेज को डिस्प्ले करते हुए हमने ख्याल रखनी है कि नीड क्या है, हमारी ऑडियंस हमें सुनने क्यों आई है, क्योंकि उनको नॉलेज चाहिए। फिर उसके आगे इमोशंस, हमने ऐसे नहीं करना कि हम उनको कहेंगे, हम किसी एक बंदे को कहें, क्योंकि ये वो बात हो रही है कि आपके सामने ऑडियंस बैठी है, जिस तरह फिजिकल क्लासरूम है, आपके सामने ऑडियंस बैठी है, आप उन सारे ऑडियंस में से एक बंदे को कहें, आप तो काम कर ही नहीं सकते, यानी आप इंग्लिश 201 में पास हो ही नहीं सकते। देखिए आप कितना बुरा इंप्रेशन डाल रहे हैं उस एक पर्टिकुलर बंदे के ऊपर, उस एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, और बाकी सबको आप कह रहे हैं हाँ जी आप सब कर लोगे। तो ये आपने उसके इमोशंस के साथ अच्छा नहीं किया, आपने गलत मैसेज कन्वे किया। फिर क्रेडिबिलिटी, सिमेंटिक्स। क्रेडिबिलिटी का मतलब कि आपने क्लैरिटी के साथ मैसेज नहीं दिया, यानी कि आपने अपनी ऑडियंस की क्रेडिबिलिटी को नहीं समझा। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 39, विच टाइप ऑफ लेटर नॉट ओनली कन्वे इंफॉर्मेशन बट ओनली स्टैब्लिश अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड द ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन ऑफरिंग यूथ पोजीशन। आपने ये बताना है कि ऐसा कौन सा लेटर है जो कि कन्वे करता है इन्फॉर्मेशन को, ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कन्वे करता है बल्कि इस्टेब्लिश करता है कंट्रेक्चुअल रिलेशनशिप को बिटवीन यू एंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो एक्सेप्टेंस लेटर है। एक्सेप्टेंस लेटर भी आप इसको इस तरह समझ लें कि आप कोई जॉब ऑफर, यानी आप किसी को जॉब ऑफर लेटर भेज रहे हैं, उस जॉब ऑफर लेटर में आप उनको ये लिखते हैं जी योर बेसिक स्टार्टिंग सैलरी फॉर सपोज 25,000 प्लस 10,000 कमीशन है, प्लस आपके पास पेट्रोल फ्यूल एवरेज है। तो देखिए ये एक्सेप्टेंस लेटर है। फिर आप नीचे ये भी लिख देते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस बेस के ऊपर हम आपको मजीद जो है वो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगा देंगे। तो ये एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है। तो ये एक्सेप्टेंस लेटर है। यूज़र आपके लेटर को पढ़ के ही कोई भी एप्लीकेंट आपकी जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा होता है। फिर वाई डू एक्सपर्ट नीड टेक्निकल एंड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट। कहता है क्यों एक्सपर्ट को ज़रूरत पड़ी कि वो टेक्निकल और साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स को भी लिखें या लेकर आएँ। तो देखें जी उसके लिए हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हम मेंटेन करना चाहते थे अपने तमाम तरह एक्सपर्टीज़ को, यानी जो भी डॉक्यूमेंट आपने लिखा है, जो बात आप कर रहे हैं उसमें आप एक्सपर्ट होना चाहते थे। फिर आपने स्पेसिफिक आंसर को देखना है, यानी कि आप एक स्पेसिफिक पार्ट करते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन करते हैं, तो उसका आपको एक स्पेसिफिक आंसर आपके डॉक्यूमेंट में मिलता है, जो कि साइंटिफिक डॉक्यूमेंट होते हैं और टेक्निकल डॉक्यूमेंट होते हैं, और आप अपने डॉक्यूमेंट को टेक्निकली एवेल्युएट कर रहे होते हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसिडर किया जा रहा होगा। फिर उसके आगे व्हाट इज़ द एम्फेसिस ऑफ अ फंक्शनल रिज्यूम। आपने बताना है फंक्शनल रिज्यूम को हम क्यों यूज़ करते हैं। उसके अंदर हमने अपने फंक्शंस को, अपने एप्लीकेंट ने तमाम तरह अपनी क्वालिफिकेशंस को और अपने बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है। तो यहाँ पे ये वाला प्रोवाइड फंक्शनल एंड टास्क द एप्लीकेंट कैन परफॉर्म। फिर हाउ मेनी स्टेप्स आर एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल ओरल स्टेटमेंट। आपने बताना है, हाँ देखिए अभी आपने बता दिए कितने स्टेप्स हैं, जिस 7 C's हैं जो कि आपने बात करनी होती है कि हाँ भी ये अगर किसी में है तो हम अपना मैसेज सक्सेसफुली ओरली जो है वो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं।
फिर उसके आगे बचा होता फॉलोइंग द प्राइमरी विकल्प फॉर द कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपने बताना जी प्राइमरी क्या ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो मेमोरेंडम्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये मैं बार बार कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मस्ट है, हर दफ़ा पेपर में आता है ये। फिर विच फेज शुड बी यूज वाइल मेकिंग आ रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन। आपने बताना है कि जब आप कोई भी चीज़ को प्रेजेंट कर रही हैं तो आपने कौन से फेज को यूज़ करना है। तो वो आप ये कहते हैं कि प्लीज़ फॉल फ्री टू इंटरप्ट विद मी क्वेश्चंस। आप ये कहते हो कि मैं अवेलेबल हूँ, जैसे अभी इस टाइम ये लाइव भी मैं दे रहा हूँ क्लास और आपके लिए रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ फॉर द यूट्यूब। तो देखो अब जो लाइव बंदा मेरे साथ इस टाइम जो भी अटैच होगा वो कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकता है। और लाइव का सबसे बड़ा मकसद ही यही होता है कि आप के पॉइंट्स वहीं पर क्लियर हो जाए जहां पर आप स्टक हुए हैं। तो प्लीज़ फॉल फ्री। अब हम पूछते हैं या जब हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी क्लास को, हम कहते हैं यस आई एम अवेलेबल फॉर योर क्वेश्चंस। आपके जो भी क्वेश्चन है आप बताएं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे ताकि आपकी जो कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है वो दूर की जा सके। फिर विच फेज इज़ करेक्ट। आपने बताना है कौन सा फेज करेक्ट है। अच्छा ये थोड़ा सा जुमले वो वाला पार्ट है, ग्रामेटिकल पार्ट है, इसको समझना ज़रूरी है जी। When वर यू born, आप कब पैदा हुए थे। उर्दू में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ग्रामेटिकल पार्ट की समझ आए। When you are born, आप कब पैदा हुए हैं। देखें आप कब पैदा हुए हैं, अब आप तो पैदा हो चुके ना, अब आपकी जारी बात है उम्र फर्स्ट कर 21 22 होगी। फिर when are you born, when कब, आर यू born। देखो यहाँ पे इसने दो दफा क्वेश्चन यानी कि इसने इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना दिया और इंटरोगेटिव से पहले व्हेन को भी यूज कर लिया, व्हेन आर यू बोर्न। तो ये टोटली गलत है। इसने जुमले के जो तीन पार्ट हैं सब्जेक्टिव वर्ब और ऑब्जेक्टिव उसको टोटली चेंज कर दिया। व्हेन यू बोर्न आप कब पैदा हुए, व्हेन कब यू बोर्न पैदा हुए। तो ये भी आपका ग्रामेटिकल पार्ट गलत है, आपने इसमें हेल्पिंग वर्ब को नहीं यूज किया हुआ। तो व्हेन वर यू बोर्न आप कब पैदा हुए थे, तो ये बेसिकली यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जा रहा होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट। आपने बताना है कौन सा बेस्ट है जी आपके इमीडिएट फीडबैक के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि व्हाट इज द इमीडिएट फीडबैक। इमीडिएट फीडबैक का मतलब है कि मैं आपसे फौरन फीडबैक मांगूंगा जनाब हाँ भी आपको मेरी प्रेजेंटेशन कैसी लगी। देन अगला बंदा कहेगा यस गुड, या अगला बंदा कह सकता है नो दिस कैन बी मोर गुड, ये अच्छी मजीद हो सकती थी। तो यहाँ पे देखो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है जिसको ईमेल भी कहा जाता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपने बताना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट जो फर्स्ट ग्रुप है द आइडियाज एंड द पुट देम इनटू सीक्वेंस, ये कब होती है जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं अपने मैसेज को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। जब आप किसी भी आइडिया को सोचते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को सोचते हैं, तो आप पहले अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज करते हैं कि मैं सबसे पहले क्या जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 अ लेटर और रिपोर्ट टू अ कस्टमर फ्रॉम एन एम्प्लॉय बिलोंग टू विच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। आपने बताना है कि लेटर और जो रिपोर्ट है कस्टमर का एम्प्लॉय के लिए कौन सी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन से उसका जो है वो बिलोंग करता है। तो वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, क्योंकि अगर आप किसी भी रिपोर्ट को लिख रहे हैं या किसी भी आप लेटर को लिख रहे हैं तो आप उसके लिए आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन लेटर लिखते हैं। उसके आगे जनाब हमारे पास जो क्वेश्चन है डेट इज कॉल्ड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो 49 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एम एट द गैदरिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। आपने बताना है कि हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कब जो है वो लिखते हैं जब हमारे पास इंक्वायरी हो रही होती है। जब हम किसी भी चीज़ की इंक्वायरी करें तो उसके लिए हम एक लेटर लिखते हैं, तो लेटर ऑफ इंक्वायरी में हम उस चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट। आपने बताना है कौन सी चीज़ बेस्ट है। व्हेन जब यू वॉन्ट इमीडिएट फीडबैक। अच्छा ये आपका वो रिपीट जहाँ से रिपीट हो गया, ओरल मीडियम में आप इमीडिएटली फीडबैक जो है वो ले सकते हैं। ये टोटल 50 क्वेश्चन है जी। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ चुकी होगी। थोड़ा सा सब्जेक्टिव पार्ट को डिस्कस कर लें तो सब्जेक्टिव पार्ट में आप लोगों ने हैंडआउट्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। हाँ अगर किसी को हैंडआउट्स में या किसी के पास अगर टाइम नहीं है इतना ज़्यादा कि वो हैंडआउट्स को क्विकली बेसिस के ऊपर कवर कर सके, तो उसके लिए आपने कोशिश करनी है कि आप हर चीज़ को जो है वो हैंडआउट्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे मैंने आपको ये बताया इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसको पढ़ लें। बाकी पार्ट बी शायद मैंने प्रीवियसली कोई इंपॉर्टेंट आपका ये बनाया हुआ था इंग्लिश 201 के लिए। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है, अगर आप हैंडआउट्स को नहीं पढ़ सकते देन आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेक श्योर जी दैट्स इनफ। आपकी ये टोटली वीडियो थी जिसमें मैंने आपके जितने भी मेन कॉन्सेप्ट थे उसको समझाने की कोशिश की। होपफुली आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।